बोलिए। जितनी बात हुई उसमें कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो? हाँ। मैं माइक। मय के लेवल पे जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था में डिफरेंस। भाई देखिए, मैं वो सेम एंटिटी है जो पशु शरीर को भी चला सकता है और मानव शरीर को भी चला सकता है। अपने इवोल्यूशन की लोअर फेजेस में वो पशु शरीर को चलाता है, जहाँ केवल मैं शरीर चला सकता हूँ इतना परफॉर्म कर पाता है। और अपने इवोल्यूशन की हायर फेजेस में जहाँ मैं स्वयं के होने को व्यक्त करता हूँ, अपने समझने की ताकत को व्यक्त करता हूँ, तो वो मानव शरीर को चलाता है। ऐसे। और कुछ? हाँ जी। मैं जब नया जन्म लेता है तो उसमें जो उसके संस्कार है वो लेके आता है, और साथ साथ जो वातावरण में संस्कार है वो भी वो कैप्चर करता है। तो दोनों में से कौन से जो संस्कार है वो प्रभावी ज़्यादा रहते हैं या प्रभावी मालूम पड़ते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी है। यदि जीवन किसी भी प्रकार की सकारात्मक मान्यताओं को लेके या समझ को लेके आया है और उसके वातावरण में नेगेटिविटी है, तो किसी समय तक वो नेगेटिविटी से प्रभावित होता है किन्हीं अंशों में। किसी पॉइंट के बाद वो अपना झंडा खड़ा कर देता है। ऐसे परिवार देखे गए जहाँ परिवार मांसाहारी है, बच्चा मांस नहीं लेता। ऐसे परिवार देखे गए जहाँ माता पिता किन्हीं गलत एक्टिविटीज़ में लिप्त हैं, बच्चा उनका सपोर्ट नहीं करता है। कुछ समय तक बच्चा युवा होते तक, जब तक कि उसके भीतर का कंक्लूजन पूरा ना आ जाए, तब तक वो वेट करता है और उसका थॉट प्रोसेस चलता रहता है। किसी पॉइंट के बाद में वो ये तय कर पाता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है, ये जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। वहाँ से वो अपनी अलग राह ले लेता है। किसी कारणवश बच्चा नेगेटिव संस्कार लेके आया है, कोई नेगेटिविटी है और वातावरण में नेगेटिविटी है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके और प्लस हो जाता है और उन्हीं चीज़ों को और वो ज़्यादा और ख़राब तरीके से करना शुरू कर देता है। यदि वो नेगेटिव वातावरण, नेगेटिव संस्कार लेके आया है और सकारात्मक वातावरण मिल जाता है, तो उसके अंदर की नेगेटिविटी भी सकारात्मक वातावरण में घुल जाती है और न्यूट्रलाइज हो जाता है ना। अभी भी आप किसी भी हॉस्टल में देखेंगे तो 100 में से 5 लड़के आपको ऐसे मिलेंगे, लड़के लड़कियां, जो किसी भी नेगेटिव चीज़ में लिप्त कभी होते ही नहीं। उनको कोई शामिल कर ही नहीं सकता है। इन पे वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और हो सकता है 90% बच्चे ऐसे रहते हैं या 85% ऐसे रहते हैं जिन पे वातावरण कोई प्रभाव किसी सीमा तक डालता है। किन्हीं लोगों के ऊपर वो प्रभाव सामयिक होता है, जब तक वहाँ उस माहौल में रहते हैं तब तक रहता है, बाद में फिर वैसा नहीं रहता है। किन्हीं लोगों के ऊपर वो मेन मुख्य धारा में आ जाते हैं, गलती करने की मुख्य धारा में आ जाते हैं। तो सार बात इतनी है कि यदि आपके भीतर का प्रभाव बड़ा है तो बाहरी प्रभाव आपके ऊपर नेगेटिव नहीं पड़ेगा। आपका प्रभाव इतना बड़ा है कि बाहर के वातावरण के ऊपर आपका प्रभाव पड़ेगा। आपका वातावरण कमज़ोर है तो बाहरी वातावरण का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। ये सब होता हुआ दिखता ही है अब। भैया। बढ़िया। ओके। हाँ उस जी।
उसी को कंटिन्यू करते हुए एक सवाल है अभी कि जीवन शरीर को चूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जैसे करता ही है। जैसे अभी संज्ञानशील जीवन एक चल रहा है, और अगर कुछ हो गया और जब वो नेक्स्ट शरीर यात्रा में जाना चाहता है, और तब उसको पहले पता रहता है कि नहीं रहता, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि विकसित होना चाहिए मानसिक तरह से, तो वो कैसे समझेगा? नहीं, विकसित मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, ये तो अलग बात है, ये तो शरीर की बात है। ओके, बट वो वातावरण जिसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये चूज होता हाँ, है। ये जीवन तय करता है। तो उसका सूत्र ये है, भ्रमित जीवन अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार पर, उसका एक तो पहला सूत्र ये है कि जीवन में भ्रम होता है, मानव में आवेश के रूप में व्यक्त होता है। तो भ्रम शरीर में रहता है कि जीवन में रहता है? भ्रम ब्रेन में रहता है कि जीवन में रहता है? जीवन में। जीवन में। तो मैं शरीर हूँ, ये मान्यता, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, जैन हूँ, बौद्ध हूँ, है ना, मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, सुंदर हूँ, कुरूप हूँ, सफल हूँ, ये सारी मान्यताएं जीवन में हैं। तो जीवन में भ्रम होता है, मानव में आवेश के रूप में। जब उस भ्रम को जी के सुखी होना चाहता है तो वो आवेश के रूप में दिखाई देता है। ये बात पहुंच गई? मेरे अंदर कोई एक प्रकार से शरीर को भोगने का अभ्यास है, चाहे खाने पीने का है, चाहे सोने का है, चाहे नींद के प्रति आकर्षण है, तो जो कुछ भी है वो जीवन में रहता है। जब मैं सशरीर घटना के रूप में उसको भोगता हूँ, तब वो आवेश के रूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के रूप में व्यक्त होता है। तो भ्रमित जीवन अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार पर शरीर का चयन करता है। जागृत जीवन प्रयोजन के आधार पर शरीर का चयन करता है। तो भ्रमित जीवन कैसा होगा? जो स्वयं को शरीर माने हुए है। तो जो स्वयं को शरीर माने हुए है वो वही परिवार, वही कुटुंब, वही समाज, वही धर्म, वही जाति, वही जगह, वही गांव, अट्रैक्ट करेगा वो, उसी को अट्रैक्ट करता है। अभी भी देखें, अभी भी यही स्थिति है। और जागृत जीवन किसी प्रयोजन के आधार पर, जीवन की सार्थकता के आधार पर जगह का चयन करेगा, है ना। या जो जागृति की ओर जा रहा है वो भी उसी आधार पर चयन करेगा। मतलब मेरा यही सवाल था तभी कि अगर एक गर्भवती है और सपोज जीवन फिर मतलब बिना डिसाइड किए हुए वहाँ कोई भी जा सकता है ऐसे, या नहीं, तो ऐसा प्रयोजन नहीं, के हिसाब ऐसा से नहीं। तो सामान्यतः भ्रमित जीवन को बहुत जल्दी वापस आने की स्पेस उपलब्ध है, क्योंकि तमाम गर्भ उपलब्ध है। एक लेवल के ऊपर के जीवन के लिए गर्भ ही उपलब्ध नहीं है। तो वैसा वातावरण ही हमने नहीं बनाया है, तभी वो लोग वापस आएंगे ऐसा। इसलिए महापुरुष इस दुनिया में कभी कभी आते हैं। गॉट इट। सामान्य लोग आते जाते रहते हैं। इसलिए ये भी एक काम है, श्रेष्ठ जीवन के अवतरित होने के लिए अपने परिवार के वातावरण को सजा के रखना, ये भी एक करने लायक काम है। हाँ जी। सर, आपने अभी बोला, आप कहाँ हो? हाँ सर, आपने अभी बोला कि बच्चा जैसा वातावरण के साथ में वातावरण में मिक्स होकर गलती कर सकता है। अगर उसके चारों ओर गलत वातावरण है तो वो भी गलती कर सकता है। हाँ। लेकिन वहीं पर अगर कोई प्रिंसिपलवादी, तत्ववादी अगर बच्चा रहा, उसे वो तत्व अपने परिवार से या आसपास से मिले हो, तो उस वातावरण में गलती क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके भीतर मान्यता है कि ये नहीं करना है, मेरे को नशा नहीं करना है, नशा करना ठीक नहीं है। तो उसके भीतर जो पूर्व मान्यताएं प्रवृत्ति के रूप में उपलब्ध है, वो उसको गलती करने नहीं देता है। उसका सॉफ्टवेयर ही वैसा है। वो उतनी स्ट्रांग होना जरूरी है। हाँ, उतना फर्म होना जरूरी है, उतना स्ट्रांग होना जरूरी है। स्ट्रांग नहीं है तो फिर थोड़ा शामिल भी हो जाता है। सर, कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है कि वो कसम खा लेता है कि मुझे ऐसा नहीं करना है। हाँ, तो वो भी वो मान्यता के अंतर्गत आएंगे। और क्या, ये भी कसम खाना एक मान्यता ही है। ठीक। हाँ जी। है क्या चीज? हेलो, ये जो शरीर जो है कि मृत्यु के बाद जो, देखिए, मृत्यु के बाद की चीज को रहस्य ना बनाएं। वही तो बात है
मृत्यु के बाद की सबको चीज ज्यादा को इंटरेस्ट उसी में है, मृत्यु जीने में कहाँ है। सुन लीजिए, मृत्यु के बाद की चीज को रहस्य ना बनाएं। सशरीर भी आज भी कोई भी निर्णय लेता हूं वो जीवन ही लेता है, शरीर कोई निर्णय लेता नहीं। इसलिए शरीर के बियॉन्ड जितने भी क्वेश्चन आपके मन में आते हैं उसको सशरीर अप्लाई करके देख लें, जो आंसर निकलेगा वही बिना शरीर है। जी, ऐसे कोई उस निरर्थक ही है मान के चलते हैं, निरर्थक ही है ये सवाल? नहीं, निरर्थक नहीं है, सार्थक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई तो जी के देखा नहीं है, फिर वो जाना कैसे? मैंने ये सब को कैसे पता चला? ये सब मैं हूँ ये सच्चाई है, बिल्कुल। सशरीर हूँ ये सच्चाई है, कल शरीर मरेगा ये भी सच्चाई है। जी बिल्कुल। उसके बाद मैं रहता हूँ ये भी सच्चाई है। ये सच्चाई है, लेकिन फिर हम दूसरे में जन्म लेंगे जिस समय, तो उस समय उसी रूप को सब चीज मेमोरी जो है वो मेरा जो समझ है वो उस रूप में आएगा। समझ रहता ही है, रहता ही है। ये सर आस्था के रूप में मान लें? ओहो, आस्था के, जब मरोगे उसके बाद देख लेना। तो इसीलिए तो जब कोई जानता नहीं है तो ये पर्सन तो निरर्थक हो गया। किसने जान के देख के बताया है? अब सूचना रखो, अपने में एक्सपेरिमेंट करो। हाँ, सो तो ठीक है, सो तो ठीक है क्या? वो लेकिन अभी तो सर इसका जवाब जो है सर ये लॉजिकल तो प्रूफ नहीं हो रहा है। और ये तो लॉजिकली भी प्रूव हो रहा है, प्रैक्टिकली भी प्रूव हो रहा है। आपके फ्रेम में नहीं बैठ रहा है वो अलग बात है। हाँ, सो है, बस वही है। धन्यवाद। बात समझ में आई? सर मेरा एक मिनट इसको ध्यान से सुन लीजिए कि शरीर के बियॉन्ड वाली सारी चीज़ों को सशरीर ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि आज भी निर्णय लेने वाला मैं ही हूँ। शरीर निर्णय लेता नहीं, शरीर कुछ कहता नहीं, शरीर कुछ करता नहीं। शरीर शुद्ध रूप से पेड़ पौधे के जैसा है। तो शरीर को आज भी उपयोग करने वाला मैं ही हूँ। और जब आपका मन है तब पंखे भी लटका दो, और उसके बाद का जो है वो दिख ही जाएगा आपको। नहीं, बाद वाला इंटरेस्ट है तो इस काम को अभी कर सकते हो ना। वो आपको कैसे पता नहीं चलेगा? आप करके देखो। ओहो भाई, नहीं चाहोगे तो फिर नहीं चाहोगे तो क्यों पूछ रहे हो? सोम भैया। सर मेरा एक सवाल था। भैया एक सवाल है। पर ये है कि ये सच्चाई है, ये लॉजिकल है, ये प्रैक्टिसेबल है। आपकी अभी हिम्मत नहीं हो रही है, वो अलग बात है। और किसी सर नमस्ते। चलो हाँ सुनिए, 2 मिनट रुक जाइए सर जी। हाँ जी सर जी, देखिए जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, सही है? तो ये जो बढ़ रही है वो कहाँ से आ रही है? बढ़िया, ठीक तो है, क्वेश्चन ठीक है। हाँ, दूसरी बात ये है कि अगर प्राण कहीं से तो भी आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है? क्या चीज? हाँ, ये जो हमारे अंदर प्राण है, जीवन है, जो शरीर में प्रवेश कर रहा, तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से आया? बिल्कुल, वो 29 मई को आएगा। आपके पास पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं बचेगा, जितना दम लगा सकते हो लगा लो। आज नहीं मिलेगा इसका आंसर? हाँ, इसका तो आज, दूसरे वाले का तो आज नहीं दूंगा, क्योंकि वो आंसर वो आंसर 7 दिन का है। हाँ जी ठीक है। और YouTube में देख सकते हो। नहीं, अभी यहाँ पे YouTube में जीवन विद्या अध्ययन बिंदु शिविर के नाम से मिल जाएगा। हाँ जी, उसमें सारा देख सकते हो। पहले वाले का आंसर मिल जाएगा। हाँ, दूसरे वाले का आंसर भी मिल जाएगा। पहले का दे दीजिए यहाँ पे। पहले को तो मैं ही दे दूंगा, अभी दे दूंगा। सर मेरा एक सवाल था। पहले इनका पूरा कर दो, 2 मिनट बैठे। तो देखिए, जो पहला वाला क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि यदि आप पूरी सृष्टि की बनावट को देखेंगे तो वो इकोनॉमी ऑफ एबंडेंस है। जितनी कोई चीज़ की मात्रा की आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में वो चीज़ उपलब्ध है। जैसे पेड़ पौधे को जिंदा रहने के लिए हवा, मिट्टी, पानी, प्रकाश की आवश्यकता है। जितना पेड़ पौधा है उसकी तुलना में हवा, मिट्टी, पानी, प्रकाश कितना ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा। पशु पक्षी को जिंदा रहने के लिए हवा, मिट्टी, पानी, प्रकाश और फॉरेस्ट की आवश्यकता है। जितना संसार में पशु पक्षी है, मानव का हस्तक्षेप को छोड़ दें तो उनकी तुलना में वो अधिक ही रहता है। अब ये समझ में आया कि जितना गर्भ है उसकी तुलना में जीवन बहुत अधिक ही रहता है,
जीवन को टाइम का इंतजार वाली स्थिति नहीं है। तो जीवन के लिए 2 घंटे और 200 साल एक ही बात है। वो जीवन रूप में बना हुआ है तो बना हुआ है। तो हमको कोई चीज़ का इंतजार है, इसका नाम टाइम है। जब मुझको कोई चीज़ का इंतजार नहीं है तो मैं आराम से जहाँ हूँ, जैसा हूँ, मैं खुश हूँ। तो उस रूप में जीवन की संख्या ऑलरेडी इतनी ज़्यादा रहती ही है कि जितने भी गर्भ उपलब्ध होंगे उनके लिए जीवन उपलब्ध रहता ही है ना। तो इसका मतलब है प्रकृति में ये जो संख्याकरण वाला जुगाड़ है ये आवश्यकता से अधिक उपलब्धि का जगह में हमेशा बना ही रहता है। तो असंख्य अनंत जीवन, अभी भी जितना जीवन सशरीर है उसकी तुलना में बहुत जीवन, अनंत जीवन बना ही रहता है। आवश्यकता अनुसार कुछ जीवन अपनी यात्रा आगे पूरी करते रहते हैं। ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है, उसमें हमको आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमारे ऊपर इतनी बड़ी वाली जिम्मेदारियां नहीं है, छोटी वाली जिम्मेदारी। हाँ जी, और बोलिए। सर मेरा एक सवाल था कि जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड अफर्मेशन, ये जीवन जीने के लिए उपयोगी है कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए उपयोगी है? नहीं, ये सभी जगह उपयोगी है। किसी चीज को देखो, किसी चीज को आप कितना शिद्दत से चाहते हो, कितनी तीव्रता से चाहते हो, कितना आपका रात दिन केवल उसी में लगा रहता है। जितने आप फोकस्ड होते हो, आपके आसपास के लोग आपको देख रहे होते हैं कि नहीं देख रहे होते? देख रहे होते हैं। तो यही लोग आपको सहयोग देना शुरू करते हैं। इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। यदि आप एक बहुत ईमानदार व्यक्ति हो, आपके बारे में 10 जगह, अभी आप लोग यहाँ बैठे हो, कितने लोग ये कह सकते हैं कि आपके बारे में अभी कहीं ना कहीं कोई आपके बारे में बैठ के बात कर रहा है? ये पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल होता है। तो आपको जानने वाले 100 लोग होंगे ही। 100 लोगों में से 5 लोग, 2 लोग बैठ के आपके बारे में किसी से बात कर ही रहे होंगे कि वो कैसा आदमी है। आप अच्छे हैं तो अच्छाई आगे पहुंच रही है, बुराई है तो बुराई भी आगे पहुंच रही है। और कभी किसी आदमी को ऐसे आदमी की ज़रूरत होती है किसी काम के लिए, तो लोगों के पास सूचना होती है यार इस काम के लिए अच्छा है, उसको पकड़ना है। तो अचानक प्रकृति उठा के आपको कहीं और ले जाती। तो इसका मतलब है कि इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के कान होने का इतना ही मतलब है लगातार लोग आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं। जैसे मैंने ही कहा, मैं आज तक किसी के पास नहीं गया कि आप शिविर करवा लो, जबकि ये काम ऐसा है, एक आदमी को 7 दिन के लिए सुनने के लिए तैयार करना, 200 लोगों को सुनने के लिए तैयार करना। और मैं लगातार ट्रैवलिंग में रहता हूँ, घर मुश्किल से महीने में 5 दिन जाता हूँ। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ आपके बारे में कोई लगातार बात कर रहा है, आपके बारे में कोई इमेज लगातार कन्वे हो रही है, लोगों को हो रही है, ऑर्गेनाइजेशंस को हो रही है, और वो आपको ढूंढते हुए आते रहते हैं। इतनी सी बात है। आपकी ईमानदारी, ये पूरी नेचर अपने आप में ट्रांसपेरेंट है। आपकी इमेज लगातार कन्वे हो रही है। तो बुरे लोगों को बुरे लोग ढूंढ लेते हैं, तो अच्छे लोगों को अच्छे नेचर को बोलने की जरूरत नहीं है क्या? नेचर को बोलने की जरूरत का इतना ही मतलब है कि आप अपने ही अंदर ही अपनी अफर्मेशंस को आप पूजा करते हो, तो उसका अपना ही आप मनोबल, आपका अपना ही मनोबल बढ़ रहा होता है। और जब आप दूसरों को देखो, फिर आस्था की बात आ जाएगी। जब आप भाई आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है, आप मेरे को बताओगे नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा? तो आप अपने आसपास के लोगों को बताते हो, देखो मैं ऐसे ऐसा काम करना चाहता हूँ, मेरे को ऐसे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप यदि आपके प्रति स्वीकार्यता है, वो 4-5 लोग सिंसियरली सोचना शुरू करते हैं। उनसे नहीं बनता, कहते यार मेरे से नहीं बनेगा, पर देख वो आदमी ये काम को कर देगा, तो उस आदमी को आपसे कनेक्ट कर देता है। उसी तरह से हम अस्तित्व को बोलते हैं। अस्तित्व को बोलने का क्या मतलब है? बिना शरीर के जीवन को बोलते हैं। वो तमाम जीवन जो आज सशरीर नहीं है, हम उनको बोल रहे हैं कि मेरी मदद करो। तो उनमें से जिनकी सामर्थ्य रहती है वो आपकी मदद कर देते। भैया ऐसी। हाँ जी भैया, एक सवाल और है कि पहला क्वेश्चन ऐसा है कि पुनर्जन्म जो है उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारी ऐसी, देखिए पुनर्जन्म के बारे में ये कहा जाए कि पुनर्जन्म जैसा कुछ होता ही नहीं है। जो शरीर मर गया वो दोबारा पैदा होता नहीं है, और जो मरता नहीं है वो पैदा क्या होगा? पर किसी किसी व्यक्तियों में ऐसा देखा जाता है। जैसे जो कहा वो आपने सुना ही नहीं। पुनर्जन्म कैसे होगा? जो शरीर मर गया वो तो राख बन गया,
वो तो दोबारा आदमी बनेगा नहीं। और जो मरता ही नहीं उसका जन्म क्या होगा? तो मैं तो मरता ही नहीं, तो मेरा जन्म क्या होगा? फिर और शरीर मर गया, उसका जन्म हो नहीं सकता। फिर हम उसको क्या बोलेंगे कि तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं हूं, निरंतर हूं, अमर हूं, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बार बार गाड़ी पकड़ सकता हूं या हजारों साल बिना गाड़ी के इंतजार कर सकता हूं, दोनों मेरी चॉइस है। तो जो उदाहरण हमें दिखते हैं कुछ, ये तो समझ में आया, वो ठीक है, वो ठीक हो सकता है। और एक दूसरा एक क्वेश्चन है कि एक घटना एक पेपर में ही पड़ी थी और पेशेंट के बारे में ही थी, तो मुझे ये ख्याल आया कि किसी एक पेशेंट का लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, और लीवर ट्रांसप्लांट हो गया तो किसी दूसरे व्यक्ति का लीवर उसमें बिठाया गया, ठीक है, कि जो पहले उसके खाने पीने की जो सभी चाहते थी वो पहले अलग थी, मतलब वो वेजिटेरियन था, फिर बाद में जैसे ही लीवर चेंज हो गया उसके बाद उसकी जो इच्छाएं थी वो बदल गई, नॉन वेजिटेरियन या बाकी की उसकी जो रुचि थी वो चेंज हो गई। तो यहाँ पे मैं का संबंध जोड़ूं या शरीर की सिर्फ बदलावट से होने वाली चेंजेस समझूं? ये सुनी सुनाई घटनाओं के बारे में कुछ कहना बहुत आसान होता नहीं है ना, तो इसको जाने दो। हाँ, इसको जाने दो। हाँ, 4 नंबर के ग्रुप में से 2 सवाल आए थे सामने। एक सवाल है, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो प्राणावस्था में शामिल है या जीवावस्था में? कीड़े मकोड़े जिन भी ब्रेन में, जिन भी एकक में वो ब्रेन के द्वारा संचालित है, वो सभी जीवावस्था की इकाइयाँ हैं। तो जीवावस्था में 2 प्रकार के एकक हो गए। एक वो हो गए जो कि ब्रेन के अर्ध विकसित मस्तिष्क के द्वारा संचालित, और दूसरा मस्तिष्क के द्वारा संचालित शरीर जिनको कोई जीवन चलाता है। जैसे मछली, तालाब की छोटी मछली, उसको कोई जीवन नहीं चला सकता, उसको आप कुछ नहीं सिखा सकते। लेकिन डॉल्फिन मछली, तो मछली में ही एक मछली वो है जो केवल अर्धविकसित मस्तिष्क से संचालित है, और मछली में भी वो मछली है जो जीवन से संचालित है। तो ये दोनों जीवावस्था में आएंगे। और दूसरा सवाल ये था कि हाल ही में एक साइंटिस्ट ने जो वनस्पतियाँ है उनमें जो संवेदना होती है उनको आंकने का काम किया, और उन्होंने ऐसे कहा कि जब हम कोई झाड़ काटते हैं तो उसमें से कुछ आवाज़ें आती है। लकड़ी काटते हैं उसमें से आवाज़ नहीं आती? नहीं, वो अलग प्रकार की, जैसे कि अरे ये सब बिना मतलब का महिमा मंडन है। तो बात इतनी है कि कोई भी लकड़ी काटते हैं उसमें से भी आवाज़ आती है, और जिसको हम कह रहे हैं पहचानना, निर्वाह करना। तो बेसिकली चाहे लोहा है उसमें भी पहचानना निर्वाह करना है, लकड़ी है वो भी पहचानना निर्वाह करना है, पेड़ पौधा है उसमें भी पहचानना निर्वाह करना है, और कीड़े मकोड़े हैं उनमें भी पहचानना निर्वाह करना है। ये सारे पहचानना निर्वाह करना अलग अलग क्वालिटी के हैं, और इनकी क्वालिटी कितनी बढ़ जाती है ना। छिपकली जैसी चीज़, उसका अलग बिहेवियर दिखाई देता है। मॉस्किटो, और वो क्या होता है, लीच जो तालाब में खून चूसती है ना, जोंक, ये सारे मधुमक्खी, मक्खियाँ, इंसेक्ट्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको जीवन नहीं चलाता है, लेकिन इनकी अपनी एक लाइफ साइकिल है। मधुमक्खी को देखोगे तो उसकी एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड लाइफ साइकिल है, लेकिन फिर भी उसको मस्तिष्क, अर्धविकसित मस्तिष्क ही चलाता है, जीवन नहीं चलाता। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तरह तरह की रिसर्च लोग करते रहते हैं, उनको खुद भी नहीं पता है कि इस तरह का मामला है, तो कोई चीज़ को वो बहुत महिमा मंडन कर देते हैं। हाँ जी, माइक पीछे। हेलो भैया, आज हम सवेरे वो धर्म जाति हमने उस बारे में अध्ययन किया। थोड़ा सा उसको रिलेटेड थोड़ा कर्म भी आता था, पाप पुण्य, ये यानी कैसा क्या इसका अपने इस पे अपने अध्ययन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है पाप पुण्य का, एक बात। दूसरी बात, यानी इस जन्म में किसी की भी आयु
इसका क्या उसके पिछले जन्मों के पाप पुण्य या फिर कर्मों से कुछ लिंक है क्या? बिकॉज बहुत बार होता है कि एक आध जगह भूकंप आता है, 2 साल का बच्चा मर जाता है, 6 महीने का बच्चा मर जाता है, 80 साल का बच्चा आदमी भी जिंदा रहता है। तो इसके पीछे क्या है? यानी बहुत अभी जैसा अपन ने तो 2-3 साल पहले, सॉरी 4-5 साल पहले अपन ने यहाँ पे केदारनाथ में भी त्रासदी देखी थी। वहाँ पे कुछ लोग पार हो गए, कुछ लोग रह गए। जी देखिए, एक बात तो सामान्य है जिसको हम कह रहे हैं नियति विधि। नियति विधि मतलब नियम से। जैसे लोहे का है एक निश्चित आयु है, बहुत मेंटेन करके रखा, हर साल पेंट मार दिया तो वही चीज़ लंबी भी चल जाएगी थोड़ी, और थोड़ा मेंटेन नहीं किया थोड़ा कम साल में चली जाएगी। तो एक तो चीज़ है कि किसी चीज़ का एक जनरल ड्यूरेशन है। दूसरा है कि थोड़ी सी आपने केयर कर दी तो ज़्यादा मेंटेन भी हो गई। तो मानव के कर्म का भी, तो शरीर की अपनी एक नियति है। जैसे आप देखेंगे कुत्ते के शरीर की एक निश्चित आयु है, गाय की अपनी निश्चित है, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कोई कुत्ता 500 साल जिएगा। मानव के शरीर का ड्यूरेशन 100 साल प्लस माइनस है, कुत्ते का शायद 10-12 साल होता होगा। तो इस तरीके से एक तो ये समझ में आया कि हर शरीर की एक जनरल आयु है। जैसे आम के पेड़ की, नीम के पेड़ की भी जनरल आयु है। इसका मतलब है कि कोशिकाओं से, पेशी से बने हुए शरीर की अपनी एक निश्चित आयु है और उसकी एक रेंज है, फ्लेक्सिबिलिटी है। अब मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनका एस्ट्रोलॉजिकली टाइम खत्म हो गया है और वो जिंदा है, और किसी सुनामी जैसी मामले में जिनका नहीं आया, जिनका भी समय ऐसा नहीं था कि मरने की बात थी, वो भी चले गए, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसे भी लोग जिन्होंने हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हो गए, बहुत ध्यान दिया, उनकी गाड़ी थोड़ी ज़्यादा भी चल जाएगी, ये भी हो सकता है। तो ये तो एक तो मोटी बात पकड़ ली है कि हर शरीर का एक निश्चित आयु है। तो अब आप कोई भी शरीर देख लो, जैसे मच्छर जैसी चीज़ें, ये 24 घंटे का मामला है लगभग। हो सकता है मेरी जानकारी थोड़ी गलत हो, लेकिन 24 घंटे में मच्छर की साइकिल पूरी हो जाती है, ऐसा मैंने कहीं है। कितना? 6 साल मच्छर का, एक सेम मच्छर? नहीं नहीं, ऐसा मत करो यार। है 3 दिन? तो चलो वो तो गूगल में चेक कर लेना। हेलो। तो मच्छर की साइकिल जैसे 3 दिन है, ऐसा बोल रहे हैं। तो 3 दिन गेहूं की फसल लगाई तो उसकी साइकिल 4 महीने है। आम का पेड़ लगाया, मान लो 25 साल है, 50 साल है। तो ये समझ में आ गया कि सभी शरीरों की एक निश्चित आयु है। तो एक रहस्य खत्म हो गया। दूसरा हो गया कि उसकी बहुत सेवा किया तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी, सेवा नहीं मिली तो उसकी हेल्थ खराब होगी, क्योंकि कोशिकाओं से बनी रचना है। उसको उसका खाना पीना टाइम से मिला, ठीक से हुआ, उसका भी एक फर्क पड़ेगा। फिर किसी भी मानव शरीर की बात करेंगे तो उसका अपना डीएनए है, उसका अपना जेनेटिक्स है। अब माँ बाप में कोई रोग है जो बच्चे में आ गया है, उसका प्रभाव भी होगा ही। फिर वो बच्चा किसी वातावरण में पैदा हुआ है, अब वहाँ सारी सब्जी नकली आ रही, दूध ही नकली आ रहा है, तो उसका प्रभाव भी उसके ऊपर होगा ही, और उसके अपने कर्मों का भी होगा ही। इतने सारे मल्टी डायमेंशनल फैक्टर्स हैं। इतने फैक्टर्स को लगाने के बावजूद भी हम मानव के लिए एवरेज उम्र यही मान रहे हैं 80 साल प्लस माइनस है। कितने फैक्टर्स हैं? उसके बावजूद भी मानव शरीर की आयु लगभग 80 साल प्लस माइनस के आसपास देखी जाती है। तो इसका मतलब है कि ठीक है, तो सारी चीज़ें किसी नियम से हैं, उस नियम के हिसाब से जो होना है हो जाता है। भैया लेकिन उसका जैसा मैंने बताया, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ रही है जिससे उसकी डेथ हो रही है, उसके लिए तो नेचुरल सब कुछ चल रहा था,
हाँ, सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब एक आधी नेचुरल कैलेमिटी आ गई, उसके अंदर 2 साल का बच्चा विदाउट कुछ, यानी सर मेडिकली सब कुछ सही है, हाँ ठीक है, और नेचुरल कैलेमिटी में चला गया, तो इसका यानी अपने ये कौन डिसाइड करेगा फिर कि अरे कौन कितने साल जिएगा, सब कुछ नहीं, तो कोई कितने साल जिएगा ये जनरल हो गया कि मानव की आयु 80 साल प्लस माइनस है। उस बीच में ड्राइवर ने दारू पी के गाड़ी चलाई और बस खाई में खुदा दिया और 10-20 चले गए, तो मानव की अच्छाइयों का फल भी मानव को मिलता है और मानव की बुराइयों का फल भी मानव को मिलता है। भाई ये तो सब कुछ सम्मिलित है ना, समाज में जो कुछ भी अच्छा है वो भी आपके हिस्से में आया। सड़क अच्छी थी, मोबाइल अच्छे थे, गाड़ियाँ अच्छी थी, और जो अच्छा नहीं था, समाज में नशा है या समाज में और कोई प्रॉब्लम है, वो भी आपके हिस्से में आ गया। तो किसी एक बच्चे की किस्मत में कितने सारे फैक्टर्स हैं, तो उसमें फिर समाज की क्या स्थिति है वो भी उसमें शामिल है ना, और फिर उसकी अपनी यात्रा उसमें शामिल है, उसके परिवार की यात्रा उसमें शामिल है, सब कुछ को मिला के कुछ घटना घट रही है। यानी भैया किस्मत, भाग्य, इस प्रकार की कुछ चीजें होती है। किस्मत भाग्य का मतलब है, देखो भाग्य का मतलब, प्रारब्ध का मतलब है जो पूर्व से उपलब्ध है वो प्रारब्ध है। पूर्व से क्या उपलब्ध है, मेरी अच्छी बुरी मान्यताएं या मेरी समझ मेरे को पूर्व से उपलब्ध है। मेरे जीवन में पुण्यशीलता, पुण्यशीलता का मतलब है मानवता के अर्थ में जो कुछ भी मैंने किया है उसका मनोबल मेरे जीवन में उपलब्ध है। मानवता के अर्थ में जो कुछ भी किया है उसका स्नेह सहयोग मेरे पास उपलब्ध है। भाई आज मान लो मैं ही एक आदमी हूँ, मैं देश भर में घूम के इस काम को करता हूँ, कितने लोग मेरे को जानने वाले होंगे, है ना? हजारों तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल अच्छे से अच्छे वाले हैं, है ना? 1000 से ऊपर तो ऐसे होंगे ही। तो इसका मतलब है कि उनका स्नेह सहयोग में, यदि कल मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो लोग खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? खड़े ही हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको पुण्य कह रहे हैं, जन बल, धन बल, यश बल। तो पुण्य के रूप में जन बल, धन बल, यश बल हर एक व्यक्ति के साथ अलग अलग है ना, हमारी अपनी यात्रा के अनुसार है। तो ये सब भी मुझको उपलब्ध है। इस शरीर यात्रा में मैं इतने लोगों के साथ इतना बढ़िया जिया, अब ये शरीर यात्रा कोई दिन पूरी होगी, वो जीवन भी यदि मैं दोबारा शरीर चलाऊंगा तो वो जीवन भी चलाएंगे, दोबारा आएंगे तो और अच्छे से जिएंगे। तो पूर्व से जो उपलब्ध है सारा जुगाड़ जो पीछे से उपलब्ध है, मेरी अपनी सकारात्मक, मेरे अपने जीवन में सकारात्मकता, मेरे जीवन में जो स्नेह सहयोग संबंध के रूप में वातावरण बना हुआ है, वो ये सब कुछ पीछे से उपलब्ध है, इसी को भाग्य बोल रहे हैं। भैया आपने अभी थोड़ा बोला था पूजा वगैरह के बारे में बोला था, भगवान की पूजा वगैरह, तो पूजा पाठ करके हमारे कष्ट दूर होते हैं क्या? पूजा पाठ करने से हमारा मनोबल बढ़ता है ना? पूजा पाठ करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और बढ़े हुए मनोबल से हमारे प्रॉब्लम दूर होते हैं। नमस्ते भैया। भाई ये तो वो सिंपल सी बात है ना कि मैं किसी भी सकारात्मक चीज़ को बार बार याद करता हूँ, या मैं किसी नकारात्मक चीज़ को मैं बार बार नशा करता हूँ, इसका भी एक प्रभाव है, और बार बार मैं सकारात्मक चीज़ों को याद करता हूँ और उनके साथ जीता हूँ, ये भी एक सकारात्मक बात। दोनों का अपना प्रभाव समस्या और समाधान के रूप में होगा। तो मानव के सारे कर्मों का फल समस्या और समाधान के रूप में आता है। नमस्ते भैया। सुख और दुख के रूप में आता है। समस्या बराबर दुख, समाधान बराबर सुख। जी नमस्ते। जी 1 मिनट, आपकी बात पूरी हो गई। भैया अभी मुझे एक थोड़ा सा पूछना था कि जैसा अभी ये टेक्नोलॉजी जो भी साइंस आ रहा है, बहुत आगे आ रहा है, हर चीज़ के ऊपर आ रहा है। जैसा अभी एलन मास्क का नाम शायद सब किसी ने सुना ही होगा, वो अभी ब्रेन के बैकअप के ऊपर काम कर रहे हैं और काफ़ी बड़े लेवल पे हो रहा है। मेरी ओर से एलन मस्क को एक ईमेल करो कि तुम में दम हो तो इस धरती को मानव के रहने के लायक बनी रहे, उसके लिए क्या किया जाए। सर मैं वो तो नहीं कर सकता, बट मेरी एक क्वेश्चन है, उसको सिर्फ आंसर चाहता था। हाँ। कि अपन प्रकृति के जो नियम है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं ये लोग, वही कह रहा हूँ, वो अगेंस्ट जा रहे हैं और इस पे बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है। अभी तक गूगल की जो एक पेरेंट कंपनी है वो आर्टिफिशियल रेन के ऊपर काम कर रही है। जैसा जहाँ पे रेन नहीं हो रहा हो वहाँ पे रेन कैसे कराया जाए उसके ऊपर काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी यानी ये जो काम हो रहा है बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है।
अभी मैन का बैकअप लेके, यानी मेरे कोई भी शरीर का बैकअप, यानी ब्रेन का बैकअप लिया जा रहा है और वो किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ताकि जो भी आज जैसा आपने जो इतना स्टडी किया है, आपका बैकअप लिया जा रहा है, आपको किसी आपका जैसा शरीर नाश्वर है शायद, अभी अपने कुछ इस पे पढ़ा अपन ने, तो नए बॉडी में आपका पूरा जो ये ज्ञान है वो कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना नहीं, काफी लोग काम, देखो आपको बहुत सारा याद होगा, वो नहीं आया था एक बार वो, अरे वो मॉलिक्यूलर माइक्रोमॉल क्लोन अरे क्लोनिंग रुक जाओ, एक बार वो टेक्नोलॉजी की बहुत चर्चा हुआ करती थी, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये शोर मचा नैनो टेक्नोलॉजी का 4-5 साल, बस ऐसा लगता था पूरे के पूरे अखबार नैनो टेक्नोलॉजी से रंगे हुए होते थे, लास्ट में फुस हो गया, ठीक। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें, ये नया मार्केट क्रिएट करने का बड़ी ताकतें हैं, बड़ा पैसा है, नया मार्केट क्रिएट करने का बहुत सारा, जो कुछ मानव के लिए अनुकूल होगा तो हो जाएगा। यदि ये जी पैड जो भी कुछ ये तमाम टेक्नोलॉजी है, तो इससे जो कुछ भी होगा यदि मानव के लिए उपयोगी होगा, देखो मेरी आस्था बता देता हूँ, मेरे को लगता है कि अब इस धरती का नाश होने वाला नहीं है, ये धरती मानव के रहने के लायक बनने वाली है। जो कुछ भी होगा, हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत उथल पुथल होगी, हजारों लोग मर भी जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इस धरती का नाश होने वाला नहीं है। तो सारी ताकत सकारात्मकता की ओर जम के लगाई जाए। मानवता के लिए क्या किया जा सकता है उसको जम के किया जाए, कोई डरने की किसी से आवश्यकता नहीं है। हमारे हाथ में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, डर के भी क्या करेंगे, है ना। तो जो मैं क्या कर सकता हूँ उसको जम के किया जाए, मानवता के अर्थ में क्या किया जा सकता है उसको जम के किया जाए, है ना। कल कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब छीन लेगा, अच्छा कुछ सकारात्मक सोचेंगे, देखी जाएगी जब जो होगा। सर, जीने के अर्थ में स्वीकृतियाँ ही संस्कृति, ऐसा आपने कहा था। जीने के अर्थ में स्वीकृतियाँ ही संस्कार हैं, संस्कार है। तो सर जैसे एक स्वीकृतियाँ वो हैं जो मेरी बोलने के अर्थ में है, सभा में क्या बोलना है मैं बढ़िया बढ़िया बोल दूंगा, लेकिन मैं आचरण क्या करूँगा, आचरण वही करूँगा जो मेरी जीने के अर्थ में स्वीकृतियाँ हैं, आचरण वही करूँगा। जैसे हम अधिकांश लोग बात करते समय अध्यात्मवादी हैं, जीते समय भौतिकवादी हैं, क्योंकि जी वही सकते हैं जो हमारी चेतना का स्तर होता है। तो जीने के अर्थ में जो स्वीकृतियाँ हैं, जिनसे मैं सुखी होता हूँ, उनका नाम संस्कार है। सर, एक किताब में पढ़ा था मैंने कि केला छिलकर खाना ये प्रकृति है और केला बिना छिलकर खाना ये विकृति है, और दूसरों के फेंका गया केले का छिलका उठाकर डस्टबिन में डालना ये संस्कृति है। इन तीनों से कुछ खास बात होने वाली नहीं। अब बच्चे सभी लग गए, मैंने बोल दिया, बच्चे उठा के केला छिलका उठा के डस्टबिन में डालने लग गए। उठा के डाल दिया, अच्छी बात है, पर इससे आप सुखी होने वाले नहीं है। सर, सभ्यता का फिर संस्कृति, गिर के टांग टूट सकती थी, वो बच गई। सर, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? संस्कृति का परिभाषा है पूर्णता के अर्थ में कृति। जो पूर्णता को हम उत्सव के रूप में मनाते हैं वो संस्कृति है। जैसे हमारे यहाँ मौसम की पूर्णता पे त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे आप पोला आता है ना, वो भी मौसम की एक पूर्णता है। और लोहड़ी आती है, ये क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति आती है ना। दिवाली भी मौसम के साथ भी जुड़ा हुआ है ना। या विजय पाई, अन्याय पे विजय पाई, उसको हमने मनाया। बच्चे के जन्मदिन मनाते हैं, तो गर्भ संस्कार एक चीज़ है, फिर वो बच्चे का जन्मदिन हुआ एक चीज़ है, शिक्षा आरंभ हुई वो एक चीज़ है। तो मानव की यात्रा में जितनी पूर्णताएं हैं, मौसम की यात्रा में जितनी पूर्णताएं हैं, और हमारा जो कुछ ग्रह गोल नक्षत्र का जुगाड़ है, तो पूर्णताओं को हम सेलिब्रेट करते हैं, पूर्णताओं को हम सेलिब्रेट करते हैं। वो जो सेलिब्रेशन है उसको उत्सव कह रहे हैं, उनको संस्कृति कह रहे हैं। उत्सव की जो धाराएं हैं उनको संस्कृति कह रहे हैं। सभ्यता और सभ्यता का मतलब है कि हम रोज अपने परिवार में व्यवहार कर रहे, कार्य कर रहे, तो कार्य व्यवहार की जो श्रृंखला है,
अनवरत धारा है, इसको सभ्यता बोल रहे हैं। व्यक्ति का बाह्य व्यवहार हम उसको कह सकते हैं। व्यक्ति का बाह्य व्यवहार उसको कह सकते हैं, जो दैनंदिन जीवन बाह्य व्यवहार जो दैनंदिन जीवन में हम करते हैं। दैनंदिन जीवन में जो करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति गलती करता है तो क्या बोलते हैं, तुम असभ्य आदमी हो, तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है ना। तो ये हम कहते हैं ये व्यक्ति सभ्य परिवार से है। तो सभ्य परिवार का मतलब है कि दैनंदिन उनके आचरण ठीक है। जी नमस्ते भैया। जीवन अमर है, शरीर नश्वर है, वो एक दिन जाने वाला है मिट्टी में। तो मेरा एक जन्म हुआ, जन्म होने के बाद मैं सृष्टि के साथ और मेरे समाज के साथ न्याय नहीं कर सका। मैंने शरीर को ही जीवन माना और निरंतर अपने स्वार्थ के लिए सृष्टि से ही अविरत ज़्यादा लेने की चेष्टा की और समाज से भी। लेकिन जब मैं 80 साल का हुआ तब जाके मुझे पता चला कि मेरे आजू बाजू में जीवन विद्या का शिविर चल रहा है और सहयोग से मेरे बच्चों ने मुझे शिविर पे बिठा दिया। बिठा देने के बाद तब मुझे ज्ञात हुआ कि शरीर तो नश्वर है, जीवन अनंत है। और इस बात का ज्ञान होने के बाद मुझ में प्रकाश गिरा और मैं कुछ अच्छे काम करने के लिए चल पड़ा। लेकिन मेरी शरीर की यात्रा समाप्त हो गई और मैं ये देह छोड़ के चला गया। अब मैं तो अनंत हूँ, तो क्या मेरे अंदर यह परिस्थिति बनी रहेगी कि मैं नया शरीर धारण करूं या निरंतर ऊपर ही? नहीं, मतलब ऊपर ही कैसे रहोगे? तो देखिए भैया, ठंडा नहीं हो, सिंपल एकदम। तो देखिए, यदि अंतिम समय में भी होशो हवास में ये दर्शन सुनने मिल गया, उससे बहुत बड़ी घटना ये घटने वाली है कि पूरी शरीर यात्रा हम जो कुछ भी सीखते हैं वो एक भाग है। यदि होशो हवास के साथ में मृत्यु आती है, मृत्यु सबसे बड़ा लेसन सिखाने वाली क्रिया है। देखो, सुप्रीम कोर्ट में भी मरने वाले की गवाही को सत्य के रूप में स्वीकारा जाता है। ये स्वीकारते हुए कि मरने वाला व्यक्ति किसी के प्रति बायस्ड होकर नहीं बोलेगा, कि क्योंकि मरने वाले व्यक्ति का किसी के प्रति मोह नहीं होगा, क्योंकि जब मौत से आमना सामना होता है तो बाकी सारे आवेश शांत हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति की मान्यता में यदि अंतिम समय में भी ये आ गया कि ये शरीर नश्वर है, मैं अमर हूँ और जीने का स्वरूप अलग है, तो अगली शरीर यात्रा में वो ज्ञान की प्यास के साथ ही पैदा होगा। है ना, उसका रुझान ज्ञान के लिए बना रहेगा। तो इस शरीर यात्रा में ये कंक्लूड हो गया, यार जो कुछ किया उससे कुछ निकला नहीं, लेकिन ज्ञान काम की चीज़ है। तो अगले शरीर यात्रा में उसका रुझान भौतिक चीज़ों की तरफ ना होके ज्ञान की तरफ रहेगा और उसकी लंबी छलांग लग गई। ठीक है, तो कोई चिंता की बात नहीं। हाँ जी, माइक भैया। हाँ, 2-3 छोटे सवाल है। हमारा जो ओल्ड सॉफ्टवेयर थे उनमें मैं के बाद एक स्वर्ग की भी व्यवस्था थी। मैं के बाद स्वर्ग था, तो आपके मध्यस्थ दर्शन में कुछ स्वर्ग की व्यवस्था किया है? ना समझी से नर्क, समझदारी से स्वर्ग, आज और अभी। मरने के बाद ऐसा कोई नर्क नहीं है जहाँ कोई कढ़ाई लेके बैठा है और बिना तेल के फ्राई कर रहा है। भैया एक दूसरा एक मिनट इसको पूरा कर लें, जब बात शुरू हुई है। तो सशरीर, देखो सशरीर, आज मैंने कोई गलती किया किसी के साथ और मेरे भीतर अपराध बोध आया कि मैंने उसको साथ ऐसा नहीं करना था, तो मेरे पास एक आशा की किरण बची रहती है कि मैं जाके उससे माफ़ी मांग लूँगा, उसको ठीक कर लूँगा, सॉरी बोल दूँगा। अभी मैं सोच ही रहा था सॉरी बोलने का कि सामने वाला आदमी ऊपर चला गया, अब किससे सॉरी मांगूं? ये मेरे पास बहुत गहरा पश्चाताप रहता है कि सशरीर में उसके साथ मिलके न्याय नहीं कर सका और वो व्यक्ति चला गया। और ऐसे में मेरे पास भी ये अपॉर्चुनिटी है कि शरीर है तो मैं सशरीर जाके न्याय मांग सकता हूँ, और मेरा शरीर भी चला गया
तो मेरे भीतर पछतावा रह गया कि जिन लोगों के साथ मैंने गलत किया उन लोगों से मैं मिल के माफ़ी नहीं मांग सका। अगली ये शरीर यात्रा पूरी हो गई और मैं पश्चाता, तो सशरीर एक जीवन जितना दुख झेल पाता है और जितनी खुशी झेल पाता है, दोनों की सीमा है। दोनों सीमा क्रॉस करने के बाद जितना सुख दुख है उसको शरीर छूटने के बाद एक कूलिंग पीरियड है जहाँ वो सामान्य होता है। सामान्य होने में भी एक समय लगता है, तब तक वो उसमें सामान्य होता है। और फिर उसके बाद उसको ध्यान में रहता ही है कि मैंने क्या गलत किया। यदि सही मायने में देखेंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि मैंने एक शहर में व्यापार किया, एक दिन अचानक मेरे को वहाँ से निकल जाना पड़ा और इतने सारे लोगों की उधारी सब रह गई और मेरा भी कुछ लेन देन रह गया। और फिर बहुत दिन बाद जब मेरी परिस्थितियाँ नॉर्मल हुई तो मेरे को याद आया, यार उस शहर में मेरे तो बहुत काम बचे हैं, और मैं दोबारा लौट के उस शहर में आया। लेकिन जब आया फिर शरीर से हिप्नोटाइज्ड हो गया और फिर उसी कारोबार में फिर लग गया और मैं भूल गया कि मैं क्या क्या उधारी चुकाने आया था। और कोई जो उधारी संयोगवश मेरे सामने आई भी तो मैंने उसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मेरा तो देने का मूड नहीं है, मेरा तो केवल लेने का ही मूड है। इस तरह से ज़िंदगी में आने वाली वो तमाम घटनाएं, कोई मेरा पैसा लेके भाग गया, कोई कुछ और हो गया, ऐसे में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको पॉजिटिवली ले पाना की बजाय हाय हाय करना, नए प्रारब्ध अपने लिए तैयार करना, तो ये सारा घटनाक्रम लगातार चलते रहता है। तो इसका मतलब है सशरीर मेरा धरती पे आने का मतलब ही है कि जो मेरे कर्म बंधन थे सारे कर्म बंधन नॉर्मल हो जाएं और मैं पाक साफ हो जाऊं और आगे की यात्रा को कर पाऊं। तो ये चलता ही है। भैया एक दूसरा भी सवाल है कि किसी ऑपरेशन के वक्त 2 घंटे के लिए मुझे बेहोश किया जाता है, तो उस वक्त क्या मैं भी आराम करता है? मैं शरीर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ऑपरेशन में करने का मतलब है, जैसे आपकी गाड़ी अभी बाहर खड़ी है, उसको आग लगाने आपको कोई दिक्कत जब तक आपको पता न चले, तो उस बीच में आपकी गाड़ी के साथ क्या किया गया आपको पता नहीं है, इसलिए उस बीच की कोई मेमोरी आपके पास नहीं होती है, क्योंकि आपके पास कोई सूचना पहुंची ही नहीं है। तो होश आता है, दोबारा कनेक्ट हो गए, तो उस बीच में मैं आराम में होता हूँ। आराम में क्या होता हूँ, जैसा होता हूँ वैसा होता हूँ। अब जीवन में जो अपने लफड़े हैं वो तो है ही है वहाँ पे। लास्ट सवाल है भैया, आजकल हम जब किसी फिल्म में, टीवी में ऐसा आता है कि दर्शकों से अनुरोध है कि आगे आने वाले कुछ दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं, अपने विवेक का सहारा ले। तो ये विचलित होने वाला ये मैं, ये बुद्धि, चित्त, इसमें कौन है और ये विवेक यहाँ में कहाँ है? अभी तो विवेक है नहीं, अभी तो इतना ही है कि थोड़ा सा हम संभल जाते हैं, उसी को विवेक कह रहे हैं। लेकिन ठीक है, मन, वृत्ति, चित्त तीनों ही विचलित होते हैं। मन, वृत्ति और चित्त तीनों एक साथ काम करते हैं और एक साथ विचलित होते हैं। विवेक बिल्कुल अलग चीज़ है। विवेक की परिभाषा है जीवन के अमरत्व का बोध, शरीर के नश्वरत्व का बोध और व्यवहार के नियम का बोध। इन तीनों को मिला के विवेक बोलते हैं, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। परंपरा में तमाम शब्द ना ऐसी हवा में उड़ते हुए हैं, उसका कोई बहुत गहरा मीनिंग, क्लियर मीनिंग जो हमारी ज़िंदगी को छू सके वो हमारे पास नहीं है। परिभाषाओं में कुछ होगा तो अलग बात। आपने पहले इसको नीचे किचन से हल्का सा गर्म करवा दो। पहले जब आपने बोला कि पुण्य आत्माएं अभी कम जन्म ले रही है, हाँ, वो सबको देख के समझ में नहीं आता लेकिन और उसके साथ बोला कि उनके लिए जो परिवार है वो हमें बनाने हैं, हाँ। लेकिन उनका प्रभाव पहले से ही अगर ज्यादा है तो वैसे फैमिली बनाने की क्या बात आपकी ठीक है। देखो, हम थोड़ा सा भी साफ सुथरे हो जाते हैं, एक लेटरिन गंदा है, बाथरूम गंदा है, क्या हम जाना पसंद करेंगे? तो एक जीवन में जितनी श्रेष्ठता है, उस श्रेष्ठता के बचपन के पालन पोषण के लिए वैसे
जब वो बच्चा है तब तो वो समर्थ नहीं है ना। जीवन अपने आप में समर्थ है, लेकिन बचपन तो उसको निकालना है। तो उसका बचपन सकारात्मक वातावरण में बीते, ये तो उसकी आवश्यकता है ही है। तो उस अर्थ में हमको ऐसे परिवार बनाने हैं। लेकिन उस जो जीवन है वो, उसकी भी एक जिम्मेदारी है कि अभी हम जैसे जो है उनको एक दिशा दिखाने की। तभी तो आते ही हैं, तभी तो आया ही है, कोई रास्ता बताया ही है, तभी तो रास्ता बता रहे हैं आपको। हाँ, पर इनकी संख्या बढ़ने की आवश्यकता है। तो परिवारों का वातावरण बेहतर हो, विद्यालयों का वातावरण बेहतर हो, समाज का वातावरण बेहतर होगा तो इनकी संख्या बढ़ेगी। भैया। हाँ हाँ जी। हाँ, तो जीवन अमर है, ठीक है, और शरीर यात्रा हम बदलते जा रहे हैं, वो भी ठीक है, बट जीवन की यात्रा किसी लेवल पे खत्म होती है क्या? कल खत्म होगी। कल अपन जीवन क्रिया पे बात करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ जीवन की यात्रा कैसे पूर्ण होती है, अच्छा, तो उसको थोड़ा अपन देख पाएंगे। ठीक। अभी जैसे हम चर्चा कर रहे हैं मैं के बारे में, तो मैं योग शास्त्र हो गया या आयुर्वेद शास्त्र हो गया या ज्योतिष शास्त्र जैसे शास्त्र है या नृत्य शास्त्र है, तो यहाँ पे मैं के लिए और शरीर के लिए दोनों के लिए व्यवस्था है कि सिर्फ मैं के लिए ही ये है? नहीं, दोनों के लिए। दोनों के लिए है। तो फिर वहाँ पे इसकी चर्चा क्यों नहीं होती? क्योंकि शास्त्र तो ये है, तो उसका वहाँ पे अनुभूति नहीं होती। क्योंकि वहाँ आयुर्वेद पढ़ते समय या योग शास्त्र को सिर्फ ध्यान में लेते समय शरीर की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर क्योंकि शरीर के बारे में ही ज़्यादा लिखा गया है। क्योंकि सही अर्थों में मैं के बारे में हमारी परंपरा में पूरी जो प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम ना कहें, उसकी यात्रा है, एक तरफ ईश्वर के बारे ही ज़्यादा लिखा गया है या आत्मा के बारे कुछ कहा गया है, क्लैरिटी नहीं है। जैसे क्या क्लैरिटी नहीं है? ये आत्मा चीज़ क्या है, कहाँ से आ गई, क्यों आ गई, है ना, पर्पस क्या है। जैसे ये कपड़ा जो है, मान लीजिए कपास है या प्लास्टिक है, कुछ तो होगा, ठीक। हर चीज मूल में एटम है। लोहे का एटम है तो लोहे का एटम का कन्फिग्रेशन है, तो मूल में वो कोई वास्तविकता है। तो आत्मा वास्तविकता के रूप में क्या है, जिसको जीवन कह रहे हैं। तो जीवन कहाँ से प्रकट हो गया, क्यों प्रकट हो गया, इसका पर्पस क्या है, इस बारे में एंड टू एंड क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। कुछ है, मरता नहीं है, कटता नहीं है, फटता नहीं है, ये कुछ कुछ बात है, लेकिन बिल्कुल ऐसा कि मैं उसको आर पार देख पाऊँ, जैसे आपको देख पा रहा हूँ। जैसे हमने इस शिविर में चर्चा किया कि दोनों की आवश्यकता अलग है, ये बिल्कुल आज और अभी दिख रहा है, इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। जीवन की आवश्यकता अलग है, शरीर की आवश्यकता अलग है, दोनों को पूरा करने का तरीका अलग है, दोनों की आवश्यकता एक दूसरे से पूरी नहीं हो रही है, और ये सभी की पूरी हो सकती है, ये हमको साक्षात दिखता है, शक्ति है, हो अभी नहीं गई है, लेकिन इसकी यात्रा पे चलेंगे तो ये भी भरोसा होने लगता है कि हाँ ये तो हो रही है। तो वहाँ इसकी जीवन की क्लैरिटी नहीं है। तो एक तरफ शरीर के बारे हमने बहुत बात की है, एक तरफ ईश्वर के बारे बहुत बात की है। तो ईश्वर प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, दो यात्राएं हमने कर ली। मानव प्राप्ति, जीवन प्राप्ति, ये यात्रा विशेष। जैसे ज्योतिष शास्त्र में जन्म तिथि के आधार पर पूरी जीवन यात्रा बताई जा सकती है या उसका अंदाज लगाया जा सकता है। हाँ, ठीक। तो किसी मय के बारे में, हाँ, तो जीवन यात्रा घटनाक्रम के बारे में कुछ कहा जा रहा है। घटनाक्रम के भी ज़्यादा शरीर वाले घटनाक्रम के बारे कहा जा रहा है। जागृति कब होगी, समझदारी कब आएगी, कैसे आएगी, इसके बारे में बहुत नहीं कहा जा रहा है। जो कुछ भी अच्छा वक्त आ गया मतलब रूप बल धनपद अच्छा रहेगा, खराब वक्त आ गया मतलब रूप बल धनपद में गड़बड़ होएगी। ज़्यादा किस्सा कहानी इतनी है। तो सर उसमें मैं के बारे में नहीं बताया जा रहा है क्या? हाँ भैया, मैं के बारे में नहीं बताया जा रहा है क्या कुंडली में? हाँ, कुंडली में मैं के बारे में बहुत क्लियरली बात करोगे तो बहुत ठोस कुछ जानकारियाँ रहेंगी, लेकिन बहुत गहरा। तो जब मैं शरीर को कंट्रोल कर सकता है तो मैं भी मेरी कुंडली चेंज कर सकता हूँ? हाँ, ये संभव है, यही तो काम है। हाँ, यही सवाल था। यही काम है। मैं मेरे भाग्य का निर्माता हूँ। शुरू में बोला था शिविर में, मैं मेरे भाग्य का, तब तो आप ये सोच रहे थे ना यार ऐसी कुछ हल्की फुल्की बात हो गई, अब थोड़ा मन लगा है। तो मैं अपने भाग्य का निर्माता हूँ का मतलब है, पहले दिन ही चर्चा हुआ था कि घटनाएं हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन घटनाओं को कैसे लेना है
ये मेरे हाथ में है। तो मेरी स्टेट ऑफ माइंड पे निर्भर करता है मैं किसी घटना से दुखी होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? हाथ उठाओ। समस्याओं से दुखी होते हैं? हाथ उठाओ। पांच शिविर कम से कम लगेंगे। पहले शिविर में बहुत असर हो गया सर। तो इसका मतलब ये हो गया मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं का मतलब है कि यदि मैं समाधानित हूं तो मेरे लिए घटना अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने का। देखो मैं आपको कहानी सुनाता हूं। जब आदमी का बुरा वक्त होता है ना तो आदमी ज्योतिषी के पास जरूर जाता है। तो कभी मेरा भी बहुत बुरा वक्त चल रहा था तो मैं भी ज्योतिषी के पास गया था। तो उसने कहा कि तुमको भाइयों का प्यार कभी नहीं मिलेगा और पैसा भी नहीं रहेगा और तुम्हारे जीवन में बहुत स्ट्रगल होगा और तुम्हारा लोग बहुत मिसयूज़ करेंगे। ऐसी कुछ बातें जो मेरे को अभी भी याद है। यदि इन सारी बातों को देखेंगे तो ये गलत नहीं है। सारी ज़िंदगी में मेहनत किया हूँ, जितनी मेहनत रोज कर रहा हूँ ऐसे में सारी ज़िंदगी किया हूँ, एक पैसा नहीं मिला। शोषण ही है, शोषण है कि नहीं है? लेकिन इससे जो मिला वो उस ज्योतिष के भी कल्पना में नहीं था। तो हमारे अधिकांश ज्योतिषाचार्य वो भी स्वयं को शरीर मानते हैं और सारी इंटरप्रिटेशन फिजिकल लेवल पे करते हैं। ये उनका लिमिटेशन है। इसलिए जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं उनके लिए भी ज्योतिष रोजी रोटी का कमाई का साधन है। वो भी कोई मानव के विस्तार को नहीं देख रहा है, वो भी कोई मानव की महिमा और मानव के बड़प्पन को नहीं देख रहा है। वो भी केवल इतना ही देख रहा है कि इससे पैसा कितना मिलेगा। तो जब इतनी छोटी दृष्टि है तो मानव की विशालता को वो नहीं देख सकता है। तो मेरी दृष्टि में मेरे को मेरे परिवार के भाइयों से भी कोई ऐसा कुछ बहुत झंझट रहा है ऐसा नहीं है। और बाहर तो इतने भाई मिले जो घर से भी ज़्यादा अपने थे। ठीक हो गया। और ये बात सच्चाई है कि मैंने एक पैसा नहीं कमाया, लेकिन ये भी सच्चाई है कि मेरे पास कभी कोई कमी नहीं रही। तो इसका मतलब है कि उसने ये देखा कुंडली में कि ये मेरी पैसा कमाने की प्रवृत्ति नहीं रही। मैं मेरी जॉब के दौरान भी जब काम करता था, नेल्को टाटा मेरी कंपनी थी, तो प्राइवेट कस्टमर्स भी कभी हमको बुला लिया करते थे। तो मैं कभी किसी से पैसा ले नहीं पाया। मैं इतना काम तो यार दोस्ती में ऐसे ही करते हैं, इसमें पैसे की क्या बात है। तो मेरे को मेरी जॉब से भी जो पैसा मिला, मेरी शादी के तो 3 महीने, हालांकि मैंने 3 साल जॉब किया, मैंने कभी एक पैसा अपने पास नहीं रखा। सैलरी लिया, सैलरी मिली, भाई को दिया और डेली 50 रुपये पेट्रोल का ले लिया। बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू का कोई शौक था नहीं। तो मेरी प्रवृत्ति में ऐसा रहा कि मेरे को पैसे को लेके कोई आकर्षण या पैसे को लेके कोई रुझान उस समय से भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि मेरे पीछे की यात्रा में जो भी कुछ निष्कर्ष आए, उस निष्कर्ष में कहीं ये आ गया कि ज्ञान कोई बड़ी चीज़ है, बाकी खाने पीने का, बाकी दुनिया खाने पीने की है। तो यदि ज्योतिषी के निष्कर्ष देखेंगे वो निष्कर्ष खराब है। यदि मेरी जिंदगी को देखेंगे तो बहुत शानदार है। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी ज्योतिषी के फ्रेम में आती नहीं है, वो उस फ्रेम को देख ही नहीं पाता है। तो ऐसा हम देखेंगे तो ये बात की आवश्यकता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता हो जाएं। ज्ञान पूर्वक मानव अपने भाग्य का निर्माता हो जाता है। इसके लिए मेहनत करने की जरूरत है और यही वो मेहनत है जो हमारे साथ जाती है, हमेशा साथ रहती है। शरीर साथ रहे ना रहे, ये मेहनत मेरे साथ रहती है, ये सुकून मेरे साथ रहता है। इसी का नाम स्वर्ग है। मैं मेरा स्वर्ग साथ लेके चलता हूं। हाँ, ये सच्चाई है, यही सच्चाई है। मेरी मानसिकता ही स्वर्ग और नरक है। मेरी मानसिकता में भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता, इसी का नाम नरक है। मेरी मानसिकता में भूतकाल की समीक्षा, भूतकाल से मैंने क्या सीखा, वर्तमान में मेरे पास क्या योजनाएं हैं, भविष्य के लिए क्या मानवता का विस्तार है, यही मेरा स्वर्ग है। अपना स्वर्ग अपना बसाया हुआ है।
बोलो। एक ऐसा सवाल है कि आजकल जो बच्चे हैं वो शादी नहीं करना चाहते हैं और जो शादी करना चाहते हैं वो बच्चे भी पैदा नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो क्या इसमें ऐसा मुझे लगता है कि आपने जैसे बताया कि आवश्यकता नहीं है तो जन्म नहीं लेंगे, तो ऐसा कोई प्रकृति की भी योजना होगी कि आवश्यकता है नहीं इसीलिए ऐसा होता रहेगा? हाँ, देखो यही वो स्थिति है कि यदि इतनी खराब स्थितियां हैं, यदि परिवारों की स्थितियां इतनी खराब हो गई, परिवारों में इतना क्लेश है, जो ऊपर जीवन है वो तो देख रहा है यार यहाँ तो झंझट ही होने वाला है नहीं जाना है। हो ही सकता है परिवार में क्लेश रहता है, अपन का अपना मन कहाँ रहता है परिवार में रहने का, कहीं बाहर चले जाते हैं, है ना, या परिवार को छोड़ देने का मन होता है। तो ये सारी बातें तो अपनी जगह है ही हैं। साथ में ये सब तो है ही है कि गलती नहीं है, पुराने आधार खत्म हो गए हैं, नए आधार हमारे पास आए नहीं हैं, तो इसके चलते प्रॉब्लम में है चीज़ें। इस पे बात करेंगे, वो टॉपिक मैं सोचता हूँ पूरा करूँ तो फिर आगे बात करें। क्या ब्रेक हो गया? तो ऐसा करते हैं, देखो ब्रेक करते हैं, लेकिन आप ब्रेक करके वापस आइए ताकि